और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार सहयोग की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद उसका ये सबसे उल्लेखनीय आर्थिक एवं व्यापार समझौता है। समझौते से दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार से जुड़े ढेरों नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने इसे बताया साझा समृद्धि का नया अध्याय। समझौते से भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन की मार्केट में क्योंकि मिलेंगे नए अवसर। और ब्रिटिश पीएम ने ईयू से अलग होने के बाद इसे बताया यूके की सबसे बड़ी डील। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं भारत ब्रिटेन व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौता क्यों इतना खास है और इससे दोनों देशों को कितना फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगना संबंधों को एक नया आयाम देने वाला है। इससे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क और अन्य गैर प्रशुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या खत्म करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. भारत और ब्रिटेन के बीच साल 2022 के जनवरी में शुरू हुए 3.5 वर्ष की गहन वार्ता के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों सरकारों का अनुमान है कि द्विपक्षीय व्यापार हर साल 34 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। ये उस मौजूदा व्यापार संबंध के लगभग दोगुने होने के बाद हो रहा है, जो 2014 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और बाजार पहुंच में सुधार करना शामिल है। ये प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसरों के विस्तार में भी मदद करेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न व आभूषण और ऑटो घटक जैसे क्षेत्रों में शून्य शुल्क से निर्यात बढ़ेगा। परिधान व आभूषण क्षेत्र में तेज वृद्धि और 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से आईटी, वित्तीय सेवाओं व शैक्षिक सेवाओं के जरिए ब्रिटेन में गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होगी। आईटी क्षेत्र के 60,000 से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट से वेतन में 20% की बचत होगी। डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को शुल्क रियायतों से बाहर रखकर भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा की है। टाटा, JLR जैसी कंपनियों को ब्रिटिश कारों पर शुल्क कटौती से लाभ होगा, जिससे भारत में उनकी कीमतें कम होंगी। इंडिया यूके FTA हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो,
फूड प्रोडक्ट्स और ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हों, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज है, चाहे IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी UK मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, UK में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ UK को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और UK प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा, व्यापार को दोगुना करेगा और निवेश व रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। भारत के लिए ये वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को मजबूत करता है, जबकि ब्रिटेन के लिए ये ब्रेक्सिट के बाद एक प्रमुख उपलब्धि है। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के संबंधों को गहरा करेगा, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच ये समझौता स्थिरता व पारस्परिक लाभ का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। तो क्यों ये समझौता है इतना अहम और क्यों इसे कहा जा रहा है ऐतिहासिक, इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, और अजय सहाय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DG NCO FIO। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अजय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा साझा समृद्धि का नया द्वार। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ब्रेक्सिट के बाद UK के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता जब हम देखते हैं तो उसमें भारत के लिए कितना अहम और किन मायनों से? देखिए, ये बहुत अहम समझौता है। इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस समय जो वर्ल्ड है वो अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। हम टैरिफ वॉर को फेस कर रहे हैं और उस सिचुएशन में इंडिया UK का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जो बहुत एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, ना खाली हम गुड्स की बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और भी बहुत से इश्यूज को किया है। तो जैसे UK के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये UK का आफ्टर ब्रेक्सिट के बाद ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। अगर इंडिया के भी एग्रीमेंट को देखिए तो हमने कई एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है, बिकॉज इससे पहले हमने UAE के साथ साइन किया है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ किया गया है। दूसरी बात, ये एग्रीमेंट जो है ये हमारे लिए इज इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो MSMEs हैं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में डोमिनेट करते हैं, उनको बहुत बड़ी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि बात करें हम, चाहे टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, या स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, फूड प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ जो हमारे न्यू सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है या मशीनरी सेगमेंट है, ऑर्गेनिक केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल है, उनको एक बहुत अच्छा मार्केट मिल रहा है। दूसरी चीज, अगर हम UK के साथ इंडिया का ट्रेड देखें तो इंडिया UK ट्रेड में सर्विसेज डोमिनेट कर रही हैं। रफली 58% ऑफ द ट्रेड जो है वो सर्विसेज का है, 42% ट्रेड गुड्स का है। तो सर्विसेज में भी काफी ज्यादा मार्केट एक्सेस की बात हुई है। हम ना खाली IT एनेबल्ड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा, आर्किटेक्चर होगा। हम प्रोफेशनल के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे इंडियन योगा टीचर हैं, म्यूजिशियन हैं, स्टेप्स हैं, उनको फायदा मिलेगा। और जो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाते थे, अगर वो 36 मंथ तक UK में रहते हैं तो उनको इस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा और इससे उनको काफी टैक्स में फायदा होगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट, और UK इंडस्ट्री भी बेनिफिटेड होगी। अक्रॉस सेक्टर UK को भी हमने बेनिफिट दिया हुआ है। कुछ सेक्टर में जहां हमारी सेंसिटिविटी है, हमने वहां पे टैरिफ कोटा भी लगाया हुआ है कि उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। तो एक बहुत जिस तरह का साझा एग्रीमेंट, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वाकई में एक साझा एग्रीमेंट है, दोनों कंट्री के लिए हितों को देख के किया गया है। और इस गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज है जो कि इन्होंने FTA स्ट्रेटजी रिविजिट की है। उनका फोकस उन कंट्रीज के ऊपर है FTA करने में जो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हैं और लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट हैं। हमने पहले देखा गया है कि FTA का बहुत क्रिटिसिज्म रहा है, बिकॉज वो ऐसे कंट्री के साथ था जो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड थे, तो हमारा इंपोर्ट ग्रोथ बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट ग्रोथ। उसके बाद हमने ये देखा है कि अब हम जिन कंट्री के साथ कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट काफी पिकअप हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का भी आप देखिए एक्सपोर्ट देखिए, तो जो इंडिया का नॉर्मल एक्सपोर्ट ग्रोथ है उससे कई टाइम्स उन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट्स है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और इंडिया UK जिस तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इस तरह की ट्रेड रिलेशनशिप उसको फर्दर सीमेंट करेगी। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की वैश्विक व्यापारिक हलचल है और जिस तरह से टैरिफ वॉर की भी हर वक्त इस वक्त चर्चा होती है, उसको देखते हुए
निवेश की बात करें, व्यापार की बात करें, किस तरह की जो बाधाएं हैं उनको इसमें दूर किया गया है और उसको देखते हुए कितना अहम ये हो जाता है? ये जो FTA आज अभी अजय जी जिस तरह से समझा रहे थे और काफ़ी बारीकी से, ये FTA हो रहा है दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला देश इंडिया के साथ, यानी कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा एक चेंज का आप असर समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा दोनों, इतने बड़े दोनों देश अपने बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे तो वो कितना दुनिया के जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स है उसको बदलने का क्षमता रखता है। ये सबसे बड़ी बात है अगर मैक्रो इकोनॉमिक हिसाब से देखें। माइक्रो इकोनॉमिक हिसाब से देखें कि देश के अंदर, भारत के अंदर भारतीय कंपनियों को एक बहुत बड़ा मार्केट, डेवलप्ड मार्केट में अपने चीज़ों को सामने रखने का कंपटीशन के साथ, लेकिन गलत टैरिफ नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं, इन सब चीज़ों को हटाकर पहली बार एक प्रतिस्पर्धा का, एक रियल प्रतिस्पर्धा का माहौल मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। सर्विसेज सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो सर्विसेज सेक्टर में जितने सारे भारतीय कंपनीज़ हैं, इनके साथ यूके के कंपनीज़ का काफ़ी गहन रिश्ता है। उन सभी कंपनीज़ में हम जब भारत में कह रहे हैं, जैसे गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल सेंटर हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको दुनिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, मेजर फाइनेंशियल सेंटर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हर मायने में ये FTA एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, गेम चेंजर हो जाता है। और भारत में हम बहुत बारी बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अगर शब्द इस्तेमाल करें तो मैं इसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दर्जा दूंगा। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया है कि गेम चेंजर ये साबित होने वाला है, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ी आर्थिक साझेदारी की उम्मीद इसमें जताई गई है, इसे कहा भी गया है, ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। अब 2014 से 2024 तक देखें तो 57 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 34 अरब डॉलर हर साल ये बढ़ेगा। ये जो स्पीड है, ये कितनी बड़ी, जब हम गेम चेंजिंग की बात करते हैं, गेम चेंजर फैक्टर की बात करते हैं, तो साबित होती है? देखिए, यूके के साथ जिस तरह का ट्रेड बढ़ेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो यूके FTA के साथ है कि यूके ने बोला है कि अगर इंपोर्ट्स इंडिया से बढ़ता है तब भी वो सेफगार्ड का प्रोविजन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है कि हमें किसी तरह का थ्रेट नहीं है कि अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है तो US किसी तरह से उसको यूके उसको चेक करेगा। तो इंडस्ट्री को एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि शायद वो समय आ गया है जब इंडस्ट्री को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बेस बनाना होगा, बिकॉज मार्केट उनके लिए अवेलेबल है। इस एग्रीमेंट को मैं इस तरह भी देखता हूं कि ये एक तरह का टेम्पलेट हो सकता है इंडिया के लिए, जब इंडिया EU के साथ निगोशिएट कर रहा है, बिकॉज यूके जो है EU का पार्ट रहा है और यूके का EU के साथ कस्टम्स यूनियन 2021 तक चला है। तो अगर हम जिस तरह से हमने निगोशिएट किया है यूके के साथ, मोर और लेस उस तरह की टेम्पलेट EU के साथ भी हो सकती है। दो ऑफ कोर्स EU में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी होगी, वो जरूर देखना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है, ये
ये एग्रीमेंट मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ग्लोबल वर्ल्ड को ये इंडिकेशन देता है कि इंडिया आउटवर्डली लुकिंग हो रहा है और इंडिया इस तरह की पार्टनरशिप कार्व आउट कर रहा है। तो बहुत से कंट्री जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड होंगे उनके लिए हमने एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल दिया है, और शायद इस तरह का सिग्नल यूएस भी देखे, और यूएस भी देखे कि इंडिया जिस तरह की बात कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो भी शायद एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन यूके को जाएगा। मैं ये भी देखता हूं कि यूके जो है वो यूके इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, तो यहाँ पे मैं सर्विसेज ट्रेड को और सर्विसेज रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखना चाह रहा हूं। तो बहुत जॉइंट वेंचर की बहुत सी अपॉर्चुनिटी, जैसे बात कही गई है कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, उनमें काफी कोऑपरेशन भी दोनों कंट्रीज में हो सकता है। तो एक तरह से जिस तरह का एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, जो बॉल है वो अब इंडस्ट्री कोर्ट में डाल दी कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो कितना उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएगी। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अजय सहाय जी ने बताया है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम इंटरनेशनल व्यापार ट्रेड प्लेटफॉर्म देखते हैं उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके साथ ही अहम इसलिए भी है क्योंकि इससे जो मार्केट एक्सेस है, जो व्यापार की बाजार तक पहुंच है, वो भी आसान होने वाली है। जी, और खासकर अगर आप अभी देखें तो दुनिया में बायलैटरल ट्रेड यानी कि एक देश से दूसरे देश का जो रिलेशनशिप है उसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। और उसमें जब पूरा ट्रेड का पूरा जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस लेवल्स वगैरह बदल रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ अपना नए तरीके से अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। यूएसए एक तरफ से पूरा टैरिफ सिस्टम को बदल दिया है, उस वक्त भारत के लिए यूके के साथ एफटीए एक बहुत बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म भी हो जाता है। ऑफेंसिव मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि वो देश के हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मौका देता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म इसलिए है कि दुनिया में बाकी बहुत सारे जगहों से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं हमारे ट्रेड पॉलिसी को। अब हम आगे जैसे एफटीए करेंगे, यूयू के साथ करेंगे, यूएस के साथ नेगोशिएशन में हमारा बार्गेनिंग पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। इसके साथ साथ हम आगे चलते आप जैसे देखेंगे, अभी आप ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे ट्रेड एफटीए का चर्चा कर रहे थे, उसकी अभी रैंप अप अभी ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको और डीपन किया जाए। यूएई के साथ हम ऑलरेडी ट्रेड एफटीए कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एफटीएज में बेनिफिशियल क्लॉजेस लाने के हमारे चांसेस बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिलाकर भारत जब अपना प्रगति के पथ पर हम जब मूव कर रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में हम जब चाहते हैं कंपटीशन हो लेकिन साथ में हमारे हमारे प्रोड्यूसर्स को मौका मिले, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग पोजीशन बन जाता है। और इसीलिए इसी में मतलब बाकी सारे जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गेम चेंजर, वो इसीलिए बनता है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम इतने बड़ी इकोनॉमी के साथ हमने एक एफटीए बनाकर उसको हम कैसे अमल में ला सकते हैं, उसको हमें देखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। अजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था विश्व में भारत और जिस तरह के लक्ष्य जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था के रखे हुए हैं, उन्हें कितनी उड़ान ये समझौता देता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अगर आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, बट एक्सपोर्ट का जीडीपी में शेयर बढ़ता जा रहा है। एज ऑफ नाउ हमारा करीब एक्सपोर्ट जो है 20 से 21% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। हम चाह रहे हैं कि 2035 तक हमारा ये जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का है वो 25% प्लस हो जाए। हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, $1 ट्रिलियन जिसमें गुड्स के एक्सपोर्ट होंगे, $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के लिए होंगे। उस अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अच्छे हैं। आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और ज्यादा इसलिए यूज हो रहा है और इतना ज्यादा फायदेमंद हो रहा है बिकॉज इंडिया ग्लोबली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है।
और जो कंपनी इंडिया में आ रही है वो इंडिया को हब बनाना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहती है तो वो खाली ना खाली इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहती है, वो ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना चाहती हैं। तो एफटीए जहां एक तरह से आज की डेट में हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को हेल्प कर रहा है, वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में भी इंडिया को हेल्प कर रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें हेल्प करेंगे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग हो। आज के डेट में हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसको हम किस एक्सटेंट तक एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जिस तरह गवर्नमेंट ने और रिफॉर्म किए हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हम मेगा प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देना चाहते हैं पार्क में, तो उसकी जरूरत है कि हम उनको भी एक्सपीडाइट करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाएं, जिससे कि जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं वो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी अवेल करें। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे एमएसएमईज भी बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि अभी उनकी जो कैपिटल का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो लैंड खरीदने और बिल्डिंग बनाने में जाता है। कल प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी तो वो सीधे मशीनरी या इक्विपमेंट लाके प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो अच्छी मशीनरी ला सकते हैं, प्रोडक्शन अपना एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब आई थिंक जिस तरह का ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उस अपॉर्चुनिटी में हमें ये देखना होगा कि इसको एनकैश कराने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और वो स्टेप्स गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को एक पार्टनरशिप अप्रोच में लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज जहां गवर्नमेंट एक एनवायरनमेंट बना रही है, इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है, इंडस्ट्री को साथ साथ मूव करना होगा कि उस जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उसको हम बेस्ट यूज में ले आ पाए। बिल्कुल बेस्ट यूज़ में लेकर आएँ। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम इस समझौते की बात करते हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, और सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आम आदमी को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो जो किसान हैं, मछुआरे हैं, आदिवासी हैं, अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं, महिला उद्यमी हैं, युवा हैं, एमएसएमई हैं, सबके लिए बड़े अवसर ये लेकर आया है। जी बिल्कुल, और ख़ासकर हम इसमें शुरुआत में ही सेफगार्ड्स जैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हमारे बहुत सारे जो वीक सेक्टर्स हैं, डेयरी वगैरह सेक्टर्स जो हैं, उन सभी सेक्टर्स में हमने ऑलरेडी सेफगार्ड्स रखा है कि उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि विदेशी कंपटीशन आके इन सारे सेक्टर्स में जिनके पास कैपेसिटी कम है उनके ऊपर कोई झमेला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारे साथ आगे चलकर स्ट्रैटेजिक भी एक रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि दो बड़े कंट्रीज़ जब अपना एफटीए बनाते हैं तो ग्लोबली बहुत सारे सेक्टर्स में उनका रिलेशनशिप का नज़रिया ही बदल जाता है आपस में। स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ में, कूटनीतिक संपर्क में, बहुत सारी चीज़ों में भी अभी आप इसका असर देखेंगे। और ये भारत के लिए एक जिसे कहते हैं अनदर, जिसे कहते हैं फेज़ चेंज होगा, या हो सकता है, या हम सोच सकते हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में हमारे जो कैपेसिटी जो बन रहे हैं उसको हम काफ़ी हद तक अभी इस्तेमाल कर सकते हैं इन कोऑपरेशन विद यूके। जी बिल्कुल, कई तरह की उम्मीदें हैं और कई तरह के जो सुनहरे अवसर हैं, और जब हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की, उसमें एक सुनहरी किरण जो है ये समझौता दिखाई देता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और बहुत शुक्रिया शुभमोही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।